सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 7 देख रहे हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब प्रकाशन के नए रूप, नए फॉर्म्स आए। छापाखाना जहां पर पब्लिशिंग हो रही थी, इसमें नए तरह के एक जब लेखन की एक आवाज उठी या भूख जागी। उसका कारण यह था कि जैसे जैसे नए लोग, अगर आप कोई किताब लिखेंगे तो नए लोग पढ़ेंगे, और जब नए लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के हो सकता है वो भी आकर्षित हो, वो भी चाहे कि हम चीजें लिखें। तो नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों से अपनी जिंदगी या तजुर्बे, उसको वो एक तरीके से उससे साथ रिश्ता बन गया। तो इसके लिए जो यूरोप में विकसित उपन्यास, ध्यान रखिएगा, नॉवल मतलब उपन्यास, ये सबसे बढ़िया चीज थी। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई अगर बंदा पढ़ रहा है और वो अपने आप को रिलेट कर सके तो वो उपन्यास सबसे बढ़िया उसके लिए था। लेकिन हिंदुस्तान में जो उपन्यास है उसने अपनी अलग शक्ल और अलग शैली, यानी कि लिखने का तरीका अलग और उसका प्रारूप अलग। ये हिंदुस्तान में थोड़ा सा अलग तरीके की नॉवल आई, या ये कहिए नॉवल लिखने का तरीका कुछ अलग था। तो अब पाठक जो पढ़ रहे थे उसको, वो जैसे ही पढ़ते थे वो एक नए संसार में चले जाते थे और अलग तरीके की जीवन, यानी कि अगर जैसे उसकी लाइफ जो है, अगर मान लीजिए इसमें कोई एक नॉवल में कहानी दी गई है तो उससे वो इस जीवन के साथ ये समझ सकते थे कि कितनी विविधता है। इसके अलावा अगर आप नॉवल के उपन्यास के अलावा देखें तो गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर जो लेख थे ये भी लोग पढ़ रहे थे, इसके भी पाठक थे। अब 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। अब ये क्या थी? अब ये देखें कि राजा रवि वर्मा, इनका नाम हम पहले भी देख चुके हैं। जब एक चीज बन रही है, कुछ लेखन हो रहा है, तो अगर चित्रों का भी बनावट हो उसमें, मतलब चित्रों का भी पब्लिशिंग हो, इसका भी मुद्रण हो, तो राजा रवि वर्मा ये चित्रकार ऐसे थे जिन्होंने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। इन्होंने जो तस्वीरें बनाई वो नॉर्मल पब्लिक के लिए थी। तो काठ की तख्ती, हमने जो पहले बात की थी, काठ की लकड़ी की जो तख्ती थी, उस पर वो चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकार ने, मतलब जो ये काम करते थे वो क्या करते थे, काठ की तख्ती पर जो चित्र बनाते थे वो अपनी दुकानों की, मतलब जो है जहां पर भी दुकानें लगती थी, या ये कहें कि दस्तकार या लेटर प्रेस छापे खाने जहां पर थे, वहां पर वो लोग आके बैठ जाते थे और उसके बाद वो इस पे काम करते थे। और लोग ये तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर अपने घर में लगाते थे। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं वो इसको अपने घर में लगाते थे, जो थोड़े से ठीक है वो अपने दफ्तरों में लगाते थे। और फिर ये एक चित्र, क्योंकि कहते हैं ना एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो चाहे परंपरा हो, चाहे धर्म हो, राजनीति हो, ये सारी चीजें इस चित्रों की तरह आई और लोगों ने इसको अलग तरीके से लिया या उसके साथ वो लिंक हुए। एक मैं चित्र दिखाना चाहूंगा आपको। ये राजा ऋतुध्वज, उनके द्वारा असुरों के चुंगल से राजकुमारी मदलसा, इनको बचाया जाना, ये राजा रवि वर्मा साहब का चित्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा रवि वर्मा, ये जो रवि वर्मा प्रेस ये साहब की बात कर रहे हैं, उनका अपना खुद का प्रेस था, वहां ये छपती थी। इसके अलावा 1870 में जितना भी समाज में चल रहा है, राजनीति में चल रहा है, वहां पर कार्टून बनाना, मतलब पत्र पत्रिकाएं जो छप रही थी उसमें कार्टून बनाना, कैरिकेचर बनाना, यानी कि छोटे छोटे कार्टून से किसी का व्यंग करना या किसी बात को पेश करना। इसमें अगर कोई अगर शिक्षित आदमी है, भारतीय है, उसने अमेरिकी या फिर यूरोपीय या फिर कहीं ब्रिटिश पोशाक पहना हुआ है तो उसका मजाक बना रहे हैं, उसका व्यंग हो रहा है। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये था कि कई लोग ऐसे थे कि जो कुछ इस सामाजिक परिवर्तन को लेकर बड़े डर भी रहे थे। कई लोगों ने तो इस मजाक भी उड़ाया, लेकिन कई लोग इस पर डर भी रहे थे। हुआ ये कि दो पार्टियां बन गई। जो समाजवादी थे उन्होंने राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया और राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादियों का मजाक उड़ाया। तो ये सब उस समय चल रहा था। कैसे? लेखन पढ़ने के जरिए, मुद्रण के जरिए और चित्रों के जरिए। अब महिलाएं और मुद्रण, देखिए महिलाओं की जिंदगी
और उनकी जो भावनाएं हैं, क्योंकि महिलाओं में सेंटिमेंट्स, इमोशन की भावना ज्यादा होती है, इस समय इनकी चीजें, ये जो भावनाएं है उसको बहुत ध्यान से लोग लिखने लगे। खास तौर पे जो मध्यम वर्गीय घर थे वहां, उनकी जो महिलाएं थी उन पे बड़ा ज्यादा असर पड़ा। जो पिता और पति थोड़े उदारवादी थे, मतलब थोड़े लिबरल थे, वो उन्होंने अपने बच्चों को या खासतौर पे महिलाओं को, औरतों को, इनको पढ़ने के लिए भेजा। और कई पत्रिकाओं ने औरतों को भी जगह दी। पहले तो आदमी लिखते थे, औरतों को भी जगह दी, लेखिकाओं को भी जगह दी कि आप लिखिए। और बार बार उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बताया, इसमें प्रेजेंट किया। पाठ्यक्रम भी छापता था उन्हें, उनमें पाठ्यक्रम में भी छपता था। और साथ में, अब समझे, किसी एक किताब को अगर छाप रहे हैं तो पाठ्यक्रम तो छप भी रहा है, साथ में जैसे कोई पाठ्य सामग्री इस्तेमाल, जैसे घर में बैठे बैठे आप स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी चीजें मिल जाती थी, ताकि घर में भी जाके पढ़ा जा सके, घर में बैठे बैठे पढ़ा जा सके। लेकिन कई लोग इतने उदारवादी थे नहीं, मतलब जो परंपरावादी हिंदू थे, इसी तरीके से कुछ दकियानूसी मुसलमान थे। ये वो लोग होते हैं जो डेवलपमेंट, आगे बढ़ने या फिर अपनी चीजों को चेंज करने में के प्रति एक रुकावट होते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। तो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, दो सब में दकियानूसी या परंपरावादी लोग होते ही होते हैं। तो ये जो परंपरावादी हिंदू थे, वो ये कहते थे कि अगर लड़कियों को या कन्याओं को पढ़ाया जाए तो वो विधवा हो जाएंगी। और मुसलमानों का मानना क्या था कि अगर वो ये पढ़ेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी, मतलब वो अगर मोहब्बत, रोमानियत की बातें पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो ये सब चीजें चली, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने गुपचुप ढंग से पढ़ाई की, जिनके ऊपर ये सब रूढ़िवादिता या चीजें थोपी जा रही थी। अब केवल एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो यहां पर रस सुंदरी देवी, इन्होंने क्या किया कि ये रसोई में छिप छिप के पढ़ती थी। एक बहुत बड़े कहें कि रेडिकल या कट्टर रूढ़िवादी परिवार से थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये ऐसा करके भी, छिप छिप के पढ़कर भी, एक किताब लिखी, आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था आमार जीवन। आमार मतलब मेरा जीवन। 1876 में प्रकाशित हुई थी। और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पूर्ण आत्म कहानी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। अमर जीवन 1876, नाम आप लिखेंगे रश्य सुंदरी देवी, और पहली बंगाली भाषा की ऑटोबायोग्राफी या आत्मकहानी थी, ये आपको याद रखना। अब महिलाओं को भी लिखना था। महिलाएं ने कैसे लिखा? एक तो ये, जैसे मैंने अमर जीवन बताया, कैलाश बाशिनी देवी, ऐसी इस तरीके की कई और नाम मैं ले सकता हूं। इन्होंने 1860 के दशक में जो महिलाओं की सिचुएशन है, घर में बंदी बन के रहना, अनपढ़ उनको रखा जाना, काम का बोझ वो संभाल रही थी, और जिनकी वो सेवा कर रही, जिनसे वो सारी आकांक्षा रखती है, वो उन्हें धुतकार रहे हैं। तो इन्होंने ये लिखा, कैलाश बाशिनी देवी ने। उसके बाद जो आज का महाराष्ट्र है, वहां पर ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, 1880 में इन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ये बताया, देखिए निचली जाति के लिए तो लोग लिखते रहते हैं। इन्होंने कहा कि उच्च जाति की नारी, जो बड़े घर की नारियां थी, उनका क्या हाल है, उनका बड़ा बुरा हाल है। उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में तो खुशियां ही नहीं है, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन किताबें पढ़ने से मुझे खुशी मिली है। हमें खुशियां कहां से मिली है? किताबें पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, अच्छा, ये सारी जो प्रिंट संस्कृतियां हैं, ये जो भाषाएं मैंने बताई, ये तो थोड़ा पहले विकसित हो गई थी। लेकिन हिंदी की छपाई की शुरुआत जो है 1870 के बाद ही हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1870 के बाद, बाकी तो पहले शुरुआत हो चुकी थी। अब एक इसमें चित्रण है, ये जरा चित्रण बताता चलूं आपको। ये इंडियन शारीवारी का आवरण पृष्ठ है। ये इंडियन शारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप, जो मैं अभी आपको बता रहा था, कैरिकेचर, जिसमें व्यंग करते हैं, विधा के कई पात्रों में से एक था। तो इस तरीके से आप किसी को एक कहे कार्टून लेके चीजों को बता सकते थे कि कैसे उस समय क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें लिखी गई,
जिसमें तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन, इस पे भी कई चीजें लिखी गई। इसके अलावा गृहस्थियों के लिए फैशन के नुस्खे, घर कैसे चलाना चाहिए, उसकी भी कहानियां, धारावाहिक उपन्यास भी लिखे गए महिलाओं के लिए। अब पंजाब में चले आए हम, तो 20वीं सदी के शुरुआत में यहाँ पर भी बड़े अच्छे, बहुत बेहतरीन साहित्य लिखा गया। राम चड्ढा साहब है, इन्होंने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनाने के लिए, मतलब औरतें आज्ञा माने, इसके लिए एक बड़ी बड़ी जबरदस्त बिक्री हुई थी इस किताब की। बेस्ट सेलिंग किताब है स्त्री धर्म, ये आपको याद रखना है। राम चड्ढा ने स्त्री धर्म लिखा था। अब खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, जो खालसा पुस्तिका सभा है, इन्होंने भी इसी तरीके से किताबें छापी और सस्ती किताबें छापी। बंगाल में चले आए तो बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका, जिसे बटाला कहते हैं, यह किताबों के पब्लिशिंग, प्रकाशन के लिए ही समर्पित था। यहाँ छोटी किताबें, धार्मिक किताबें, गुटके, ग्रंथ, सब कुछ मिलता था। सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी। असली चीजें भी थी, यहाँ पर बताया गया अश्लील और संसदीय खेल जिसको समझा जाता था, वो भी उपलब्ध था। फिर अब 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारी जो किताबें हैं वो काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी कहे तस्वीरों के साथ बनाई जा रही थी। और फेरी वाले बटाला में घूमते रहते थे, प्रकाशन को लेकर इधर उधर जाते थे, और उसके बाद महिलाएं फुर्सत के समय इन सबको पढ़ती थी। अच्छा, लिथोग्राफी रंग मतलब ये होता है कि जो जैसे ग्रीस और पानी नहीं मिल सकते, उसी तरीके से कागज में पहले तो ये बनाया जाता है कि ग्रीस और पानी का यूज करके एक वो आकार बनाया जाता है। और क्योंकि एक रिपेलेंट होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, तो कलर जहां लगाया जाएगा, जहां ग्रीस होगा वहां नहीं लगेगा, बाकी दूसरी जगह लग जाएगा। ये लिथोग्राफी टेक्निक होती है। अब प्रिंट जब चल रहा था, गरीब जनता का क्या हाल था। एक मैं चित्र दिखाऊं, एक भारतीय दंपति यहाँ दिखाए गए हैं कि उलट पलट हो रहा है। उलट पलट कैसे कि मर्द तो वीणा बजा रहे हैं और औरतें हुक्का खींच रही हैं। और यहाँ पर एक चित्रण देखिए, ये घोर कलयुग है। औरत जो है पति के सर पे बैठी हुई है और पति ने अपनी मां को बेड़ियों से बांधा हुआ है। तो प्रिंट और गरीब जनता, अगर इनके बारे में देखें तो बहुत सारी चीजें, अगर मद्रास शहर से शुरुआत करते हैं तो चौक चौराहे पे बहुत सारी किताबें बिक रही थी। तो गरीब लोग जो है इसको खरीदने में सक्षम थे, वो स्थिति में आ गए थे कि वो खरीद सकते थे। एक थोड़ा सा जो मैंने अभी एक चित्र बताया था ना, जिसमें वो सर पे बैठी हुई थी, और एक चित्र दिखाया था जिसमें वीणा बज रही थी और हुक्का पिया जा रहा था। एक यूरोपीय दंपति का चित्र अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साहब जो है वो तो शराब की बोतल थामे है और मेम साहब वायलिन बजा रही है। तो हुआ ये कि लाइब्रेरीज खुली, पब्लिक लाइब्रेरीज खुली, और ये पब्लिक लाइब्रेरी से मतलब शहरों में भी होती थी और संपन्न गांवों में भी होती थी। अब जो स्थानीय अमीर थे, अगर वो पुस्तकालय खोलते थे तो बड़ा प्रतिष्ठित अपने आप को समझते थे कि देखिए हम लोगों ने पुस्तकालय खोला। फिर उसके बाद जब जाति भेद की बात आई थी, वहां पर उसके हिसाब से भी, उसके खिलाफ भी बहुत सारी कविताएं और निबंध लिखे गए। जैसे निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता, हम इनका नाम अच्छी तरह जानते हैं, ज्योतिबा फुले साहब। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी, याद रखिएगा, 1871 में ज्योतिबा फुले साहब ने गुलामगिरी लिखी थी। इसमें जाति प्रथा के बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर साहब, जो महाराष्ट्र के हैं, मद्रास के ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार नाम से हम जानते हैं, इन्होंने भी अपनी जोरदार कलम चलाई। और फिर जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी अपनी चीजें पत्र पत्रिकाएं और गुटखे के नाम पे छापी। कारखानों के मजदूरों ने क्या किया। अब ये माना जाता था कि इनको तो शिक्षा नहीं मिली है, उस हिसाब से अपना तजुर्बा कैसे लिखे। लेकिन फिर भी कानपुर के मिल में मजदूर काशी बाबा साहब थे, 1938 की बात है। उन्होंने छोटे और बड़े सवाल ये लिखा और उन्होंने बाकायदा बताया कि जाति और वर्ग के हिसाब से कैसे शोषण हो रहा है। 1935 से 1955 के बीच में सुदर्शन चक्र के नाम से एक और मिल लेखक थे, उन्होंने सच्ची कविताएं एक संग्रह छापा। बेंगलोर में भी कुछ इस तरीके से हुआ। बेंगलोर में लोगों ने, जो मुंबई में चला था, उसके नाम पे प्रेरणा ली और इन्होंने भी अपनी चीजें छापी। और मेन ये चीज थी कि सब लोगों ने यही कहा कि देखिए, मजदूरों के बीच में जो नशाखोरी है वो खत्म हो, साक्षरता बनी रहे और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचे, ये सबका मेन उद्देश्य था। अब प्रिंट जब चीजें छापी जाती हैं तो कई लोगों को पसंद आती हैं, कई लोगों को नहीं पसंद आती है।
तो अगर शुरुआत की बात करूं मैं 1798 की, इस समय जो ब्रिटिश शासन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको सेंसरशिप वगैरह लगाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कह रहे थे उनके लिए पहली बार यह सवाल उठा। इससे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अगर मान लीजिए ये कर भी देते तो अगर ये इंग्लैंड बात पहुंचती तो वही उन्हीं की परेशानी होती। तो फिर कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में एक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाला कानून पास किया। उसके बाद कई लोगों ने इसके लिए गुहार और अर्जी लगाई। तो 1835 में जो गवर्नर साहब थे जनरल बेंटिक, इन्होंने ये जो प्रेस कानून बन गया था उसकी पुनर्समीक्षा के लिए कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि आपकी चीजों को रोका जा रहा है, तो हम इस पर पुनर्समीक्षा करेंगे, दोबारा समीक्षा करेंगे। और फिर जो औपनिवेशिक अफसर साहब थे टॉमस मैकॉले, उन्होंने कहा कि ये जो पहली चीजें चल रही थी चलने दीजिए, ये बहाल रखिए, ये सब कानून वानून छोड़ दीजिए। नए कानून बनाए, बेसिकली उसको चेंज किया उन्होंने, नए कानून बनाए इस आधार पे, क्योंकि लोग चाहते थे कि आजादी मिले, प्रेस की आजादी हो। लेकिन 1857 के बाद ये बात चेंज हो गई। यहां पर अंग्रेजों का बिल्कुल रवैया बदल गया। जैसे जैसे राष्ट्रवाद इन प्रिंटिंग मटेरियल से इधर उधर बढ़ रहा था, तो आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में, ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर है, 1878 में हुआ था लागू। ये थोड़ा लाइन याद रखनी पड़ेगी आपको। तो इन्होंने जो वर्नाकुलर एक्ट था, इसका मतलब सीधा ये है कि जो भी संपादक या जो भी छपाई हो रही है, अगर उस पर निगरानी ये रखना शुरू कर दिए थे, अगर ये इसमें कोई ऐसी चीज लिख रही है जो सही नहीं है अंग्रेजों के लिए या फिर औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लिख रहे हैं, तो पहले अखबारों को चेतावनी दी जाएगी, और अगर उन्होंने नहीं माना तो सीधा उनकी चीजें जब्त कर ली जाएगी। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने लिखा। जैसे जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार भेजा गया, तो बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे, उन्होंने अपनी केसरी किताब में उनके प्रति हमदर्दी जताई, जिसके कारण उनको 1908 में कैद कर लिया गया। उसके बाद व्यापक विरोध भी हुए। तो प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, कहां तक पहुंची, हिंदुस्तान में इसका क्या रोल रहा, यह हमने देखा। तो आज की बात यहीं तक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।